ब्रेक से पहले मलिकपुर की तस्वीर शमसी साहब बता रहे थे, लेकिन हमारी सहयोगी रूबी विराठी जब वहां पहुंची थी, क्या हालात थे वो आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल विकास, जैसे ही हम मलकपुर राहत शिविर पहुंचे, हमें दूर तक प्लास्टिक टेंटों की लंबी कतारें देखने को मिली। आप भी तस्वीरों में देख पाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक इसी तरीके के टेंट बने हुए हैं और लोग इसी तरीके से इन टेंटों में, इन राहत शिविरों में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो मुजफ्फरनगर दंगों में अपना घर बार पीछे छोड़कर आ गए हैं। मलकपुर के इस कैंप में लगभग 10,000 पीड़ित ऐसी ही परिस्थिति में रहने को विवश है, जिनका जिक्र करना बेहद मुश्किल है। अपने शिविरों के बाहर लोग बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, यही खाना बन रहा है और सारा कुछ यही हो रहा है, क्योंकि दूसरा कोई जगह नहीं, दूसरी कोई छत नहीं, दूसरी कोई राहत की सामग्री इन तक नहीं थी। इन्हीं टेंटों के बाहर कुछ दिन तक जब इन्हें शिविर में लाया गया, तभी 400 लीटर दूध हर रोज आया करता था, लेकिन 10,000 लोगों में वो 400 लीटर दूध कितना ज्यादा पर्याप्त होगा आप खुद भी अंदाजा लगा पाएंगे। लेकिन अब परिस्थितियां वैसी भी नहीं रही, अब परिस्थितियां इससे भी ज्यादा खराब हो गई हैं। लोग परेशान हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में वो करें तो क्या करें। उनकी सुरक्षा के लिए जब हम यहां पहुंचे तो हमें यहां दूर तक कोई भी पुलिस वैन दिखाई नहीं दी और ना ही कोई स्वास्थ्य केंद्र यहां था। सिर्फ जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक लोग हैं, भूखे, बिलखते, रोते हुए बच्चे हैं और वो लोग हैं जो परेशान हैं, जिनकी आंखों में तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब उन्हें मिल नहीं रहा। पुलिस सारा कुछ मौन बनकर इसी तरीके से तमाशा देखती रही। लोगों ने हमसे शिकायत भी की। हमने जब यहां तमाम लोगों से बात की तो उन्होंने हमसे बताया कि किस तरीके से वहां तमाशा देखा गया, उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। और अब कुछ ऐसी स्थिति है, प्लास्टिक के ये टेंट हैं, इनमें आप जिंदगी कैसे गुजार पाएंगे, रातें कैसे काट पाएंगे, आप अंदाजा लगा पाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से ढके हुए नहीं है। हवा आती है और रात को जब सर्द हवा आती है तो किस तरीके की सिहरन होती है उसका भी अंदाजा आप लगा पाएंगे, क्योंकि इसी कैंप में 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई ठंड के चलते। ये पूरी स्थिति इन राहत शिविरों की बनी हुई है। विकास, बिल्कुल रूबी, और हम समझने की कोशिश लगातार अपने मेहमानों से भी कर रहे हैं कि आखिर वहां पर प्रशासनिक व्यवस्था क्यों इस तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं है। अफसर दौड़ते हैं, नेता दौड़ते हैं, लेकिन इस तरह की तस्वीर कोई देखने वाला नहीं है। शमीर शमसी साहब ने जो देखा और मलिकपुर गए, वहां राहत कैंप में क्या स्थिति थी। अमीर हैदर साहब, आपने भी पूरी तस्वीर देख ली, समझ लिया, सरकार कहां है इस दौरान और क्यों ये स्थिति बनी। एक ऐसी समस्या से जूझे लोग जो अब न जी सकते हैं न मर सकते हैं, और हाँ, ये ठंड जरूर परेशान कर रही है। मैं के न्यूज़ को सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कम से कम ऐसी आपने तस्वीर दिखाई, इस मुद्दे को इस तरह उठाया, पब्लिक में आए जी। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद ऐसा लगता है कि अगर ये परंपरा चल गई, लोगों दबंग लोगों ने भगा दिया और लोगों की जाने की हिम्मत नहीं कि उनकी जानो माल का खतरा, तो ये चल पड़ी तो देश के लिए बड़ा खतरनाक होगा। इसलिए कि इनकी हिम्मत नहीं, बेचारे अपने घर पे चले जाएं। किसी आदमी को अपने वतन से, अपने घर से, एक एक ईंट से मोहब्बत होती है। किस तरह घर बनाए होंगे। आज वो जिंदा रहते हुए मेरे हिसाब से मर चुके हैं। अभी जब सर्दी शुरू नहीं हुई है ठीक से, उसमें 24 बच्चे मर चुके हैं। तो आप समझिए जब सर्दी आएगी क्या होगा। कैंपों की हालत आप देख रहे हैं क्या है। तो मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल्योर है। और यहाँ पे मुजफ्फरनगर में जितना हुआ, और पुलिस की गोली से कोई नहीं मरा, इसका मतलब ये प्रशासन देख रहा था, तमाशाई आपस में झगड़ा करने का मौका दे रहे थे और ये पॉलिटिकल झगड़ा था। मेरे हिसाब से जितना इसको कंडेम किया जाए वो कम है। और उसके बाद ये जो है देश के लिए बड़ा घातक है। अगर ये शुरू हो गया तो जहां पे दबंग लोग हो गए वहां झगड़ा करेंगे, उनको भगा देंगे, वो अपने घर लौट नहीं पाएंगे। ये परंपरा मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को सख्ती करनी चाहिए। और इस तरह बिल्कुल समझ सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो रेलवे उनको मिल रहा है वो मेरे हिसाब से पर्याप्त नहीं है। और वहां पे आज भी बुरी हालत है जो कैंप में दिखाई पड़ रहा है, जैसे शमसी साहब ने भी बताया। इस सिलसिले में मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जितना सख्त एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट नहीं ले पाई है। लोगों को जब अपने घर में रहने के ये डर है, अगर उन लोगों को जो आक्रमण करते हैं उनको ये डर हो कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारे साथ सख्ती होगी, तो ऐसी हिम्मत ना पड़ती। आज ये भयावह स्थिति है, इसको जितना कंडेम किया जाए। मनोज जी, सरकार पेंशन की योजना बना रही है, लोग ही नहीं बचेंगे तो पेंशन किसे मिलेगा। ठंड से लोगों की मौत हो रही है। देखिए, इसके मूल में जाना पड़ेगा। मूल में ये जाना पड़ेगा कि जो दंगे हुए, दंगे के बाद सरकार दंगे के लिए जिम्मेदार है, पहली बात तो ये है। और दंगे के बाद जिस तरह सरकारी कार्रवाई है, ये जो कैंप में दिख रहा है ये तो आपने हाईलाइट किया, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में ही हालात है। लोग ठंड से मरने शुरू हो गए हैं,
लोगों को अलाउ की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं, और ये लोग क्या करें? नहीं, हैदर साहब ने एक बड़ा अच्छा विषय उठाया कि जब पलायन होकर लोग अपने घर जाते हैं तो घर से दूर हो जाते हैं, नहीं जा पाते, तो कितना लगाव होता है उस मिट्टी से। तो मैं सोच रहा था कि कश्मीर से जो लोग पलायित हुए हैं, पलायन इनका हुआ है, वो भी तो उतने ही दर्द से पीड़ित हैं, उनकी बात भी आप अगर चैनल पर उठाते, उनके कैंप को भी अगर दिखाते तो हम लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगता। मुद्दे से भटकने की मुद्दे से कोशिश भटकना नहीं, विषय लगभग सेम है। आप बात समझिए ना, वहां भी लोग मारे गए हैं, ये विषय उठाना ठीक है, जायज है, बधाई के पात्र है, लेकिन उसके साथ सारे विषय आपको उठाने चाहिए कि कश्मीर से जो लोग पलायन हुए टेंटों में रह रहे हैं। जी, मोहम्मद राशिद साहब, आप भी पहुंचे थे वहां पर और इन कैंपों की स्थिति आपने भी देखी है, क्या सरकार ने नहीं देखी होगी? क्या सरकार के नुमाइंदे नहीं पहुंचे होंगे? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जामे मुद्दा उठाया है। ये हमारी एसोसिएशन कानपुर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉय एसोसिएशन है। हम लोगों ने अभी पिछले 10 दिन पहले मुजफ्फरनगर और शामली गए। हम लोगों ने 10,000 कंबल यहां से भेजने का इरादा किया था। हम लोगों की नजर में कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी कास्ट का, इससे हमें मतलब नहीं था। जितने भी अफेक्टेड लोग थे हमारी नजर में सारे बराबर हैं, वो सारे इंसान थे। हम लोगों ने सबको वहां पे जब कंबल देने गए तो एक एहसास किया कि वहां किसी की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। हजारों लोग अपने तंबू में रह रहे थे और तंबू के पास जब हमारे डेलीगेट्स पहुंचे, वहां पे लोग पहुंचे तो एकदम से लूट मच गई। आपको मालूम होगा वेस्टर्न यूपी का जो कल्चर है, वो वेस्टर्न यूपी में तमाम लोग खाने पीने से, पैसे के मामले में मजबूत है। सर्दी वहां पे दूसरे इलाके कंपैरिजन में जल्दी पड़ती है। आज के दौर में हमारा दिसंबर शुरू हुआ है और वहां का रात का टेम्परेचर 7 और 8 डिग्री रहता है। हमारे लिए बड़ा शर्म की बात है। मैं किसी की सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, लेकिन आज जब सर्दी के टाइम पे 7 और 8 डिग्री का टेम्परेचर होता है तो आप समझ रहे हैं कि जो लोग अपने अपने घरों में रहते हैं, ब्लोवर्स में रह रहे हैं, उनको सोचना चाहिए कि जो लोग वहां पे बिल्कुल खुले में पड़े हुए हैं, कैंप के अंदर पड़े हुए, उनको किस तरह जिंदगी गुजारेंगे। इन लोगों ने कोई परवाह नहीं की और आज से 15-20 दिन पहले इसका इंतजाम कर लेना चाहिए था। हम लोग जब कंबल लेके गए तो वहां देखा लोगों के पास कंबल तक नहीं थे। लोगों ने अपने घर से बाहर आकर के जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आज ये नौबत आ गई है कि आपने खुद बताया 25, मैं आपको बता रहा हूं 40 से ज्यादा लोग मरे हैं। 40 से ज्यादा लोग जो मरे उससे 25 से ज्यादा तो खाली बच्चे हैं। बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, हम सारे इंसान के लिए, कि हम लोग इस चीज को ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बाद में आकर के हम पेंशन की अगर बात करते हैं तो पेंशन का कोई वजूद नहीं है। देखिए, इंसान की जिंदगी को अगर आप तोल रहे हैं पेंशन से तो वो कहीं हद तक सही नहीं है। हमें इस पे गौर करना चाहिए। पहली गलती हमारी तरफ से ये हो गई कि जो स्टार्टिंग हुई थी 27 अगस्त या 20 अगस्त में, वहां पे छोटी सी जगह में 50,000 आदमी इकट्ठा हो रहा है, प्रशासन ने उधर गौर नहीं किया और ये इतना बुरा कारनामा हुआ। देखिए, जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जब इंसान अपनी इंसानियत से बाहर आता है और हैवानियत में इस तरह मुलतवी हो जाता है तो वो जाकर के इस तरह के काम करने लगता है। और हालात ये हुए, बड़ा शर्म आती है कि जो जिम्मेदार लोग थे इसमें, 3-4 जो विधायक थे, उन वो अरेस्ट होते हैं, उनके ऊपर एनएसए लगाई जाती है। लेकिन लोगों के हम दर्द को समझना चाहते हैं। लोग अब करें तो क्या करें? और कल नहीं, इसको मैं आपको सुधारना चाह रहा हूं कि वो कोर्ट के उस पर छूटे। ऐसा नहीं कि सरकार ने छोड़ दिया, सरकार ने अरेस्ट करने में ही एक तरफा कार्रवाई की है। सरकार ने सियासी बात नहीं। आप देखिए, साजिश प्राची कोर्ट के आधार पर छूटी, सरकार ने नहीं छोड़ा, सरकार ने नहीं छोड़ा। आप ये बात समझ नहीं रहे। समीर शमसी साहब, दरअसल ये एक सियासत का पहलू नहीं है। हम आज जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो अभी हजारों लोग मौजूद हैं जहां आप भी पहुंचे हैं। बड़ी चीज तो मैं सबसे पहले डॉक्टर मनोज मिश्रा की बात की घोर निंदा करना चाहता हूं। इस वक्त बीजेपी की तरफ से ये बैठे हैं और इन्होंने बहुत ही शर्मनाक बयान दिया है कि कश्मीर में इस तरह की हरकत ये शर्मनाक बयान नहीं है। आपको जब सोच रहे हैं तो दोनों पक्षों पर सोचना चाहिए, आपको सारे पक्षों पर सोचना चाहिए। उन अखंड भारत की, हमारे महान भारत की राजनीति इतनी गंदी नहीं हो सकती कि जिसमें ये कहा जाए कि साहब अगर वहां जुल्म हुआ तो यहाँ जुल्म करेंगे, यहाँ जुल्म हुआ तो वहां जुल्म करेंगे। ये भारत को किस स्टेज पे लेके जाना चाहते हैं? डॉक्टर मनोज मिश्रा हमको इस बारे में जवाब दें कि इतना निंदनीय बयान उनका दिया है इन्होंने। अगर जम्मू में लोग विस्थापित नहीं, आज शमसी साहब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल लोगों को मदद कैसे मिले। हम आज सियासत का मंच नहीं बनाना चाह रहे हैं। आप लोग अपनी बात जरूर कहेंगे, हैदर साहब समझ रहे होंगे इस बात को। हमें ब्रेक लेना पड़ेगा कि क्या वहां नहीं हुआ। मनोज जी, चैनल में मिश्रा जी, जब कभी सामाजिक मुद्दे इस तरह के आते हैं तो हमें एक इंसानियत के नाते, हम बिल्कुल जी, हम उस पर बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। राजनीतिक आप सभी लोग बने हुए हैं, सरकार क्या कर सकती है, सरकार ने क्यों नहीं किया, इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।